वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और वो पड़ाव जहां पर दर्शकों को इंतज़ार होता है अपने सवाल हमारे एक्सपर्ट्स से पूछने का। और आज एक्सपर्ट्स के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं अर्नब पंड्या, फाउंडर मनी एडू स्कूल, विश्वजीत पराशर, म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस पेशकश में। और हमारे साथ दर्शक जितेंद्र वाघमारे फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वाघमारे जी नमस्कार, क्या हालचाल सर? जी मैडम, बिल्कुल बढ़िया। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं बीदर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक स्टेट से बोल रहा हूँ मैडम। अच्छा, मैं आपका और धन्यवाद आपने आपकी अपना। शो का बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। उम्मीद करते हैं कि कुछ काम आई हो हमारी सलाह। नहीं, आपने बहुत काम आती है हम जैसे लोगों को। बहुत सारे लोग इंडिया में एजुकेटेड होने के बाद में भी फाइनेंशियली थोड़ा सा इलिटरेट होते हैं, तो उनके लिए जी, अवेयरनेस के लिए वो प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा काम करता है। बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। आप भी हमारे शो देखिए और आपके आसपास जितने भी ऐसे लोग हैं जो आर्थिक तौर पे जागरूक जरूर नहीं जरूर। है, मेरा निवेदन यह है कि उन्हें आप बिल्कुल बोलें देखने के लिए। लेकिन आपका पोर्टफोलियो मेरे पास है और अर्नब जी के पास भी है, तो कुछ और आप जोड़ना चाहते हैं इसमें? नहीं, बस मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो मैंने लिखा है कि जो मेरे प्रीवियस हम्म, ओवर फंड है, तो उसमें से मुझे कौन से स्कीप करना चाहिए। और ठीक नया है। जो मैंने अभी दो लिए हैं, एक तो निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, जो मैंने अभी रिसेंटली ऐड किए जब मार्केट जी डाउनफॉल में था, तो वो मेरा जी, डिसीजन करेक्ट है क्या नहीं है। और एक ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन के लिए स्मॉल कैप मुझे कौन सा चूज करना चाहिए। ठीक है। सर कब से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? 2018 से, है ना? जी मैडम, यस। अभी आपके पोर्टफोलियो की मार्केट वैल्यू क्या होगी, आप बता पाएंगे? मार्केट वैल्यू यानी मुझे मेरा क्या एम ऑब्जेक्टिव है, ये पूछ रहे हैं आप? नहीं नहीं, वो तो आपने लिखा है क्लियरली 2 करोड़ चाहिए आपको 60 साल की जी उम्र में। जी जी। अभी जी फिलहाल जी। कितना कमाया, कितना कितना पोर्टफोलियो में कमाई दिखा रहा है ये निवेश के बाद? वो कुछ आप देख पाए हैं? एचडीएफसी के फंड थोड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सेटिस्फाइड हूँ उस फंड के बारे में। चलिए चलिए, ठीक है ठीक है, चलिए ठीक है, समझ गए। अर्नब जी बताइए, इन्होंने फंड्स में एसआईपी तो शुरू कर रखी है, कुछ फंड में लमसम भी निवेश किया हुआ है, उन्हीं फंड्स में इन्होंने एसआईपी भी कर रखी है। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में 50,000 का लमसम डाला हुआ है, 5,000 की एसआईपी भी चल रही है। और निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप में भी इन्होंने लमसम और एसआईपी दोनों शुरू कर रखी है। और इन्हें और भी लमसम डालना है और 5,000 की एसआईपी भी शुरू करनी है। और ख़ास तौर से स्मॉल कैप कैटेगरी में इनका रुझान है। कह रहे हैं मेरे पास स्मॉल कैप नहीं है, हालांकि मिड कैप, मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप के ज़रिए जो है आपके पास स्मॉल कैप का एक्सपोजर आपके पोर्टफोलियो में है। अलग से लेना चाहिए कि लेना चाहिए, बताएंगे। बताएं अर्नब जी, क्या सलाह होगी? देखिए, उनके इसके अलावा भी एक दो प्रश्न है, तो पहले मैं उनका जवाब दे देता हूँ। उन्होंने ये पूछा है कि इस प्रकार के बाजार के माहौल में क्या एसआईपी जारी रखनी चाहिए। तो मेरा कहना यही है कि आप किसी भी समय एक जब आप तय कर लेते हैं कि आपको कितने समय के लिए अपना निवेश करना है, फिर आपको बाजार की स्थिति में देखना नहीं है कि वो किस प्रकार से ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। क्योंकि जैसे ही इस प्रकार के वीक बाजार में आप एक्सपीरियंस करोगे कि आपके यूनिट्स बढ़ जाते हैं, तो ये एक पॉजिटिव चीज है। दूसरी बात ये है कि उन्होंने पूछा है कि ये जो 2 नए फंड उन्होंने ऐड किए हैं, उसमें क्या एक लमसम में निवेश करना अच्छी बात है? अब ले जो लमसम का निवेश है वो आपको कॉन्टेक्स्ट में लेना होगा। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने जो निवेश किया है वो एक लमसम है, इज अ वेरी स्मॉल पार्ट उनके पोर्टफोलियो का। और दूसरी बात यह है कि उसमें भी उन्होंने एक रेगुलर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू कर दिया है, तो उसमें कोई तकलीफ नहीं है इस प्रकार के छोटे लमसम कभी कभी निवेश करने में, एज लॉन्ग एज कि आप एक रेगुलर निवेश कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न उनका ये है कि उनको एक स्मॉल कैप फंड ऐड करना है। तो मेरे हिसाब से देखिए, इनके पास ऑलरेडी 3 फ्लेक्सी कैप फंड्स है। अब इतने सारे फ्लेक्सी कैप फंड्स की पोर्टफोलियो में जरूरत नहीं है, तो एक फ्लेक्सी कैप तो वो बंद कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जब आप फ्लेक्सी कैप फंड्स के पोर्टफोलियो को देखते हैं, तो वहां प्रीडोमिनेंटली 70% और तक का जो निवेश होता है वो लार्ज कैप में होता है। अराउंड 20% का या तो उससे थोड़ा कम मिड कैप में होता है, बाकी की जो छोटी रकम है वो स्मॉल कैप में जाती है।
तो ये सब देखते हुए मेरे हिसाब से एक जो स्मॉल कैप फंड है वो जरूर ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। और इसमें नॉर्मली एक निपॉन का जो स्मॉल कैप फंड है वो अच्छा फंड है, वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन इनके पास ऑलरेडी निपॉन का एक मल्टी कैप एक्सपोजर है, तो इसीलिए उसके अलावा वो एसबीआई का स्मॉल कैप इसमें ऐड कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि ओवरऑल पोर्टफोलियो में जो फंड सिलेक्ट किए हैं वो अच्छे हैं, लेकिन इतने सारे फ्लेक्सी कैप फंड्स की जरूरत नहीं है। तो जो एबीएसएल का फ्लेक्सी कैप है वो वहां पर निवेश बंद कर सकते हैं, और उसका जो निवेश है वो एक डेडिकेटेड मिड कैप फंड में भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये एक उनके पोर्टफोलियो में जो एक्सपोजर है वहां का एक मिसिंग पार्ट है, जितना चाहिए उतना नहीं है, तो वो भी एक चीज वो कर सकते हैं। जितेंद्र जी, कोई सवाल आपने पूछना है अर्नब जी से? जी, मुझे यही पूछना था कि ऑलरेडी मैंने एबीएसएल फ्लेक्सी कैप बंद किया है सर। तभी तो मैंने एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप नया शुरू किया है, तो दो ही है मेरे पास फ्लेक्सी कैप, एक कोटक का और एक एचडीएफसी का। तो वो ऑलरेडी मैंने किया था। और आपने जो सजेशन दिया स्मॉल कैप के बारे में, तो एसबीआई या फिर कैनरा रिबेको कैसा रहेगा सर? कैनरा रिबेको स्मॉल कैप फंड, क्योंकि निपॉन का ऑलरेडी मेरे पास एक मल्टी कैप है, निपॉन इंडिया मल्टी कैप। So whether should I go for SBI small cap or Canara Robeco small cap? पहली बात ये कि जब आपने एबीएसएल का फ्लेक्सी कैप बंद किया हुआ है तो आपने एसआईपी बंद किया हुआ है। अगर आपने जो एग्जिस्टिंग निवेश है उसको जारी रखा है तो उसको भी बदलने की आपको जरूरत होगी, तो वो आप अपने टैक्सेशन के हिसाब से और कब आप फंड्स ट्रांसफर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एन एग्जिट लोड, वो भी आपको देखना होगा। दूसरी बात ये है कि अगर आप देखें इन टर्म्स ऑफ कंसिस्टेंसी ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, अगर पोर्टफोलियो किस तरह से मैनेज कर रहे हैं वो सब चीज को देखे, तो मेरा प्रेफरेंस एसबीआई के स्मॉल कैप की तरफ है। चलिए, ऑल द बेस्ट वाघमारे जी आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए। मोनाक दवे हमारे साथ क्या फोन लाइन पर हैं? हाँ सर, हाँ मैडम जी हेलो। दवे साहब नमस्कार। हाँ जी नमस्कार नमस्कार। आपने आईसीआईसीआई ईएसजी फंड में निवेश कर रखा है 2021 से 1000 रुपए कर रहे हैं। हाँ। इससे इसमें आपने क्यों निवेश किया सर? बस ऐसे ही मेरे कजिन कर रहे हैं ना, तो मैंने कर दिया। बाकी मैं आपका फोल्डर बताऊँ अभी? आपने पोर्टफोलियो की कोई जानकारी हमें दी नहीं है, आपने केवल एक ही फंड पे सवाल पूछा है। तो तो मैं अपना बिल्कुल बोलो कि तो विश्वजीत जी। जी बिल्कुल कविता जी, मैं भी यही जानना चाहूंगा कि इनका पोर्टफोलियो और होना चाहिए, क्योंकि एक ईएसजी फंड ऐसा हो नहीं सकता कि उन्होंने इसमें निवेश किया। बट अगर बिल्कुल। ईएसजी फंड के बारे में पूछें तो ये एक थीमेटिक फंड है जिसमें कम से कम 4-5 साल आपको निवेशित रहना चाहिए। लेकिन इस फंड की परफॉर्मेंस देखें तो इन्होंने अपना बेंचमार्क कभी बीट नहीं किया है, तो जो कि ठीक नहीं है परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन्होंने ये भी पूछा है कि क्या वो मिराई मल्टी कैप में निवेश कर सकना ठीक समझते हैं। तो मैंने कुछ जानकारी कलेक्ट करी, तो मुझे मिराई मल्टी कैप के बारे में जानकारी नहीं मिली। और हालांकि मिराई का एक फ्लेक्सी कैप फंड है जो काफी नया है। तो मैं इनको ये सुझाव दूंगा, अगर इन्होंने मल्टी कैप में निवेश करना ही है तो निपॉन इंडिया मल्टी कैप में निवेश कर सकते हैं, या फिर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप में निवेश कर सकते हैं, ताकि उनको एक अच्छा रिटर्न आने की उम्मीद भी रहेगी और डाइवर्सिफिकेशन भी मिल जाएगा, क्योंकि मल्टी कैप में लार्ज, मिड और स्मॉल कैप तीनों ही होते हैं। तो उसके वजह से इनका एक अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन ऐड हो जाएगा पोर्टफोलियो में। तो ईएसजी फंड अभी न्यू थीम है काफी हद तक, और इनकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा दिखाई नहीं दे रही अभी जिस तरीके से लॉन्च किया गया था। तो मेरे ख्याल में कुछ समय के लिए अभी और वेट कर सकते हैं, और अगर बदलाव चाहते हैं तो जो फंड बताए हैं उसमें बदल सकते हैं। ऑलराइट, चलिए, और बाकी फंड्स के लिए दवे साहब अपना पोर्टफोलियो हमें भेजिएगा ताकि हम विस्तार से आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करवा सकें। आदित्य मेरे साथ क्या फ़ोन लाइन पर हैं अभी? जी नमस्ते मैडम। नमस्ते आदित्य, कहाँ से बोल रहे हो? मैं बेंगलोर से बोल रहा हूँ। ओके, आपने जो है अपने फंड्स के नाम भी दिए हैं। होम लोन है 10 साल के बाद 1 करोड़, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। लोन लिया हुआ है कि लेने वाले हैं? लेने का प्लान है आफ्टर 10 इयर्स मैडम। 10 साल के बाद, अच्छा।
तो आपको 1 CR चाहिए होंगे। ठीक है, 2 ही साल से आप इक्विटी में निवेश कर रहे हैं। अर्नव जी बताइए। देखिए, इनका जो प्लान है उसमें पहली चीज तो ये है कि एक बात उन्होंने बताई है कि वो एक स्टेप अप एसआईपी करना चाहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप हर साल अपना निवेश बढ़ाते जाएंगे। तो एज अ मैटर ऑफ स्ट्रेटेजी ये एक बहुत अच्छी बात है, और ये इसी बात में आपको मदद रूप रहेगा कि आप जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाए आप ज्यादा निवेश करते जाए और इससे आपका पोर्टफोलियो का एक्यूमुलेशन भी ज्यादा हो। तो ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी है। दूसरी बात आती है इन टर्म्स की, इनको अगर 10 साल के बाद 1 करोड़ रुपये चाहिए तो एग्जिस्टिंग निवेश जो है वो उससे मीट कर पाएगा। लेकिन इनके साथ इनका एक एडिशनल गोल भी है, और वो है कि ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रिटायरमेंट के लिए भी वेल्थ एक्यूमुलेट करना। पर यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग फिगर्स है उसमें रिस्क यही है कि अगर 10 साल के बाद वो 1 करोड़ निकाल लेते हैं तो उनका जो पूरा कॉर्पस है उसका वर्चुअली 90% इसमें से वाइप आउट हो जाएगा, यानी कि वो कम हो जाएगा और उनको वापस से शुरू करना होगा। इसीलिए इनके लिए सुझाव यही है कि वो जितना जल्दी हो सके उतना ज्यादा रकम निवेश करते रहें, ताकि जब वो अपना रकम विड्रॉ करे तब उनके पास एटलीस्ट एक बेस रहे जिसपे और कंपाउंडिंग हो सके ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो ये दूसरी बात हुई। और तीसरी बात ये है कि अगर उनके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो की तरफ देखें तो फंड्स उन्होंने जो सिलेक्ट किए वो काफी अच्छे हैं और थोड़ा डाइवर्सिफाइड भी है, वेटेजेस भी पोर्टफोलियो में अच्छा है, तो वो फॉर द मोमेंट जारी रख सकते हैं। लेकिन आगे जाते हुए हर 6 महीना 1 साल के बाद ये इसको रिव्यू करते रहे और फिर देखते जाए कि उस प्रकार की उस स्थिति में क्या ये अच्छा चल रहा है और अपने प्लान के मुताबिक चल रहा है या नहीं। अच्छा, एक और चीज़, 10 साल में 1 करोड़ रुपए घर के लिए इन्हें इकट्ठा करने हैं, तो इस गोल के लिए इन्हें किस तरह का रियलिटी चेक फिलहाल होना चाहिए अर्नव जी? ठीक है, इन टर्म्स ऑफ अमाउंट अब क्या हो रहा है कि 10 साल आपके पास है, समय अब बहुत लंबा लग रहा है, लेकिन जब आप एक सिस्टमैटिकली निवेश कर रहे हो तब आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि आपका एवरेज होल्डिंग पीरियड आधा हो जाता है, क्योंकि जो आज आपने निवेश किया वो 10 साल के लिए है, अगले महीने किया वो 9 साल 11 महीने के लिए है। तो जो 10 साल के तुरंत पहले आते हैं 3-4 साल, उसको ग्रो करने के लिए समय नहीं मिलता। और क्योंकि आप एक इक्विटी ओरिएंटेड पोर्टफोलियो में निवेश कर रहे हो तो आपके लिए जो समय एवरेज समय है वो थोड़ा कम हो जाता है। ये पहली बात है। दूसरी बात उनको ये ध्यान में रखनी चाहिए कि जब आपको अमाउंट चाहिए तब वो गोल से पहले भी आपको थोड़े एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर ऐसा है कि एक स्पेसिफिक दिन पर ही आपको सब पैसे चाहिए और उसमें आप फेरबदल नहीं कर सकते, तो जैसे जैसे गोल पास में आए तब तब आपका इक्विटी कंपोनेंट कम होते जाना चाहिए, क्योंकि यू कैनॉट रिस्क कि एंड में जब आपका गोल पास में आ जाए तब अगर इक्विटी मार्केट्स में गिरावट आ जाए तो आपका जो रकम है वो शॉर्टफॉल आ सकता है। तो ये अवॉइड करने के लिए 2 साल पहले ही आपको अमाउंट डेट की तरफ ट्रांसफर कर देने चाहिए, ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे और आपको जितना चाहिए उतना ही आपको मिले। ये 2 चीज अगर आप ध्यान में रखते हैं तो फिर आपका प्लानिंग आसान हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देवीलाल जी का मैं सवाल लेती हूँ, फोन लाइन पर हैं हमारे साथ। नमस्कार। नमस्ते। कैसे हैं सर आप? जयपुर से बोल रहे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ मैम। बढ़िया। तो आपने अपने फंड्स हमारे पास दिए हैं और 3 साल के बाद आपको फॉरेन ट्रिप के लिए जाना है। कहाँ जाने का मन है सर? एक यूरोप ट्रिप करने का मन है। अच्छा, कितना इकट्ठा करना है आपको यूरोप ट्रिप के लिए? कम से कम 5 से 10 के बीच में चाहिए मेरे को। ओके। लाख। कब से? 2-3 साल बाद जाने का प्लान है। कब से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? ये तो मैंने अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 2 साल ही हुए। चलिए 2 साल ही हुए हैं। विश्वजीत जी, और 3 साल में सारे फंड मेरे नेगेटिव आ रहे हैं।
वो तो मैंने होगा सब ही। ये वन टाइम इन्वेस्ट किया है। बस सर एक बात बताइए, आपने यूटीआई का हेल्थ केयर फंड क्यों लिया है? एक्चुअली वो कोविड के बाद में मैंने सोचा है कि फंड अच्छा करेगा, ऐसे ही अनुमान लगाया था। अच्छा अच्छा, वरना आप अपने लेकिन फंड्स को ट्रैक करते हैं ना, आपको पता है बाजार में किस तरह से ट्रैक तो मैं कामकाज देखता होता रहता है। हूँ, हाँ हाँ ठीक है, समझते हैं ना बाजार देखता को। रहता हूँ। तो वो- ये मेरे यूटीआई फोकस्ड फंड में इसलिए अट्रैक्ट हुआ कि फोकस्ड में कुछ अच्छा मिलेगा केवल नाम सुन के। अच्छा, मोतीलाल ओसवाल का ये एनएफओ था और अच्छा एबीएसएल मल्टीकैप, ये भी एनएफओ में करवाए थे, ठीक है, लेकिन सारे ही नेगेटिव आ रहे हैं। चलिए बताते हैं आपको क्या बदलाव करने चाहिए। तो विश्वजीत जी, 3 साल में यूरोप ट्रिप क्या इनका हो पाएगा इस पोर्टफोलियो से? बिल्कुल कविता जी, थोड़े से सुझाव जरूर रहेंगे क्योंकि 3 साल थोड़ा शॉर्ट पीरियड होता है इक्विटी में निवेश करने के लिए। तो हमारी यही सलाह रहेगी कि अगर 3 साल का ही पीरियड है तो हाइब्रिड, लार्ज कैप या फिर बैलेंस एडवांटेज फंड्स में निवेश करें, क्योंकि इक्विटी में मार्केट का उतार चढ़ाव रहेगा। और जो जिस तरीके के फंड्स देवीलाल जी ने ले रखे हैं वो थीमेटिक फंड्स हैं, जो कि उनका सोच अच्छी थी कि कोविड के बाद उन्होंने हेल्थ केयर फंड दिया, लेकिन एग्जिट करना भूल गए, क्योंकि एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम थीमेटिक फंड्स लेते हैं। इसीलिए इनको हाई रिस्क फंड भी कहा जाता है और ये आपके पोर्टफोलियो में 5 से 10% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो देवीलाल जी, मेरे हिसाब से बैलेंस एडवांटेज फंड्स या फिर लार्ज कैप फंड्स और हाइब्रिड फंड्स में ही आप निवेश करें। तो मेरी सलाह ये रहेगी, टाटा डिजिटल फंड भी आपको ज्यादा अच्छा रिटर्न, 3 साल की रिटर्न देखें तो बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन लास्ट 1 साल क्योंकि आईटी सेक्टर में बहुत अच्छा रिटर्न नहीं आया तो उसकी वजह से भी परफॉर्मेंस डाउन है। और हेल्थ केयर में भी ऐसा ही है। तो इन 2 फंड से आप निकल सकते हैं और इसकी जगह आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड में निवेश करें और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश कर लें। और जो आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी कैप फंड है उसमें आप बने रह सकते हैं और मेरे एसेट बैलेंस एडवांटेज फंड में भी बने रहें। और अगर आप चाहें तो जो मल्टी कैप फंड है उसकी जगह आप एक लार्ज कैप फंड ले सकते हैं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। और क्योंकि आपका जो गोल है वो 3 साल बाद है, तो मेरी ये भी सलाह रहेगी, जैसे अभी पांडे जी बता रहे थे, कि गोल से पहले 5-6 महीने पहले आपको काफी हद तक फंड अपना डेट में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट मिनट सरप्राइज ना हो। तो आप इक्विटी में टाइमिंग का थोड़ा गेम रहेगा, तो इसलिए आप अपने जब गोल के करीब हो तो ज्यादा से ज्यादा पोर्टफोलियो अपना डेट की तरफ ले जाएं और वो आपको लास्ट मिनट सरप्राइज नहीं देगा। तो थोड़ा सा आपको बदलाव की जरूरत है और मुझे उम्मीद है कि अच्छे रिटर्न्स आएंगे और आप अपना यूरोप ट्रिप जरूर कर पाएंगे। ऑलराइट देवीलाल जी, ऑल द बेस्ट आपके यूरोप ट्रिप के लिए। और शो को आगे बढ़ाते हैं, सीधा रुख करते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। अर्नब जी बताइए, आपका आज का गुरु मंत्र क्या है? आप कभी भी कोई निवेश करने के लिए आप जा रहे हो तब आपको अनेक पहलू को देखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग सिर्फ एक ही चीज को ध्यान में रख के निवेश कर लेते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर टैक्स सीजन है तो फिर वो टैक्स बेनिफिट देखते हैं, अगर कभी कभी वो सिर्फ रिटर्न के बारे में सोचते हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको अनेक पहलू को देखना पड़ेगा। टैक्सेशन है, ओवरऑल एक्सपोजर है, रिस्क है, लिक्विडिटी है, ये सभी चीजें जब भी आप देखते हैं और फिर एक निर्णय लेते हैं, तब ये आपने सही तरह से एक निवेश किया हुआ होगा और फिर ये आपके गोल्स के लिए काम आएगा। विश्वजीत जी। विश्वजीत जी। जी कविता जी, जैसे अभी देवीलाल जी भी बता रहे थे कि उन्होंने 2 फंड एनएफओ में ले रखे हैं, तो मेरा आज का गुरु मंत्र यही है कि जरूरी नहीं है कि एनएफओ में आप निवेश करें तो वो बेटर होता है एग्जिस्टिंग स्कीम से। और हालांकि मेरी सलाह तो ये रहेगी कि एग्जिस्टिंग स्कीम्स में एक पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है। एनएफओ नॉर्मली एक सेल स्टोरीज होती हैं जो म्यूचुअल फंड्स वाले लेके आते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपको एनएफओ में ही निवेश करना है और वो बहुत अच्छा रिटर्न रहेगा। तो आप एग्जिस्टिंग स्कीम्स में निवेश कर सकते हैं जहां पे अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हो, फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस आपको मालूम हो। तो बेटर है कि आप एग्जिस्टिंग स्कीम्स में निवेश करें बजाय इसके कि आप एनएफओ में निवेश करें।
चलिए, शो का आखिरी सवाल भी हम ले लेते हैं गुरु मंत्र के बाद। संजय गोयल साहब मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार गोयल साहब, कैसे हैं सर? जी नमस्कार मैडम, बहुत बढ़िया है। आपने अभी इन्वेस्टमेंट शुरू की है सर अपनी? हाँ जी, इन्वेस्टिंग तो काफ़ी पहले से चल रही है, लेकिन चल रही मैं है? अब कुछ ये 30,000 रुपीज़ पर मंथ इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ रिटायरमेंट है। फंड के पॉइंट ऑफ व्यू। जी कितने साल तक इन्वेस्टमेंट करेंगे सर? मैं टिल रिटायरमेंट, मतलब एट द एज ऑफ 62, 7 ईयर्स के लिए। 7 साल के लिए निवेश करना है अर्नव जी, 30,000 रुपए हर महीना। बताइए। देखिए, अगर उनको सिर्फ 7 साल के लिए निवेश करना है और उनकी एज ऑलरेडी 55 है, तो मेरे हिसाब से रिस्क कम लेने की जरूरत है और हाइब्रिड फंड की ओर उनको मुड़ना चाहिए, क्योंकि यही इस स्पेसिफिक एज के लिए अप्रोप्रिएट होगा। तो इसमें ये जो एक कैटेगरी है डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड, जिसे हम बैलेंस एडवांटेज फंड्स भी कहते हैं, तो वहां पर वो देख सकते हैं। और इसमें एक्चुअली वो 2 फंड का चुनाव कर सकते हैं, जिसमें आईसीआईसीआई प्रू का बैलेंस एडवांटेज फंड है, कोटक का बैलेंस एडवांटेज फंड है। अगर ये ऐड करते हैं तो यहाँ पर उनको थोड़ा इक्विटी का भी एक्सपोजर मिलेगा, लेकिन क्योंकि बैलेंस एडवांटेज फंड्स में फंड मैनेजर रिस्क मैनेजमेंट भी अच्छी तरह से करते हैं और कई बार तो वो कैश में भी काफी एक एलोकेशन रखते हैं, जब तक उनको ये ना लगे कि जो इक्विटी वैल्यूएशन या डेट वैल्यूएशन वो सही है और वहां पर अमाउंट ट्रांसफर किया जाए। तो इसीलिए ये कैटेगरी के फंड्स इनके लिए अप्रोप्रिएट रहेंगे और वो इसमें निवेश करके फिर आगे जाके 5 साल के बाद वो इसको रिव्यू भी कर सकते हैं, और क्योंकि जैसे उनकी रिटायरमेंट पास आए फिर वो डेट में उस समय ट्रांसफर कर सकते हैं। चलिए संजय गोयल जी, ऑल द बेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। और इसी के साथ विश्वजीत जी आपका, अर्नव जी आपका धन्यवाद। आप दोनों ने समय निकाला और दर्शकों का मार्गदर्शन किया, उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग करवाई। इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दे, लेकिन जाते जाते वापस से एक बार फिर से हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर छोड़े जा रही हूँ, जहाँ पर आप सीधे अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं और अपनी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग करवा सकते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए। नमस्कार।